हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीलेश कोड़ेकर और मेरे चैनल का नाम है मेक डिफरेंस विद नीलेश। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल। इसको ये भी कहा जाता है कि दिल्ली सर्विसेज बिल ऑफ 2023। ये जो बिल है दोस्तों, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ऑर्डिनेंस लाया था 19 मई 2023 को, उसको ही अभी ये बिल जो है रिप्लेस करेगा। ये जो बिल के तहत है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है दिल्ली सर्विसेज अथॉरिटी एस्टैब्लिश करेगा। और ये जो बिल है दोस्तों, बहुत ही करंटली कंट्रोवर्सी में है, क्योंकि विरोधी जो है, अपोजिशन जो है, इसमें आरोप कर रहे हैं कि जो चुने हुए लोक प्रतिनिधि हैं उनकी जो पावर्स है यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर को यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट नष्ट करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा आरोप अपोजिशन कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोविजन। तो शुरुआत में हम देखेंगे कि दिल्ली में जो उसमें पावर स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंस से, जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, उसमें दिल्ली में कैसे पावर स्ट्रक्चर चेंज होते रहा है। ठीक है, तो 1956 में जो दिल्ली में 1956 में शुरुआत में जब दिल्ली थी वो एक यूनियन टेरिटरी थी। ठीक है, जब 1956 में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था दोस्तों, उसके तहत दिल्ली को एक यूनियन टेरिटरी ऐसे क्लासिफाई किया गया था और उसके तहत वो सेंटर उसको कंट्रोल करता था। ठीक है, तो 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के एक्ट के तहत दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी थी। यूनियन टेरिटरी जो है कंप्लीटली सेंटर के कंट्रोल में रहती थी। फिर उसके बाद में क्या हुआ, 1991 और 1992 में क्या हुआ, एक 69 कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस टाइम पे नरसिम्हा राव की जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उन्होंने 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया और उसके तहत उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में 239A और 239AB ये आर्टिकल्स उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किए। और इसके तहत दिल्ली जो है, उन्होंने दिल्ली को एक यूनियन टेरिटरी ही रखा, बस उन्होंने दिल्ली में जो यूनियन टेरिटरी है उसको एक लेजिस्लेचर वहाँ पे उन्होंने एक एस्टैब्लिशमेंट कर दिया। ठीक है, तो अभी दिल्ली जो बन गई थी एक यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब क्या है कि यहाँ पे दिल्ली में एक विधानसभा का यहाँ पे इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट कर दिए। ठीक है, यहाँ पे दिल्ली में विधानसभा का एस्टैब्लिशमेंट हो गया। विधानसभा मतलब यहाँ पे जो विधानसभा में जो भी सदस्य चुने हुए जाएंगे वो लोक प्रतिनिधि होंगे, वो लोगों के द्वारा चयन किए हुए प्रतिनिधि वहाँ पे विधानसभा में जाके बैठेंगे। और विधानसभा में जो एमएलए चुन के जाएंगे वो वहाँ पे उन्होंने एक ऐसी प्रोविजन कर दी, जो भी यहाँ पे चुन के आएंगे उनको जो भी पार्टी की मेजोरिटी रहेगी वो अपना यहाँ पे चीफ मिनिस्टर चुनेगा। और ये जो चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक है, जिस भी पार्टी को यहाँ पे मेजोरिटी मिलेगी विधानसभा के अंदर, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर दिल्ली के, वो वहाँ पे अपना चीफ मिनिस्टर बनाएंगे वो पार्टी। और वहाँ पे ये जो चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट है वहाँ पे प्रेसिडेंट के तहत होगा। और उसके बाद में चीफ मिनिस्टर जो है वहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट करे। चीफ मिनिस्टर जो है यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नाम प्रेसिडेंट को सजेस्ट करेंगे और ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी यहाँ पे अपॉइंटमेंट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे। और ये जो यहाँ पे इसी एक्ट के तहत इन्होंने एक दिल्ली को जो है एक एडमिनिस्ट्रेटर दिया था और उस एडमिनिस्ट्रेटर का नाम था लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्या नाम था उसका? लेफ्टिनेंट गवर्नर, एलजी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये जो एलजी है ये सेंटर या फिर जो प्रेसिडेंट है ये इनको अपॉइंट करते थे। ठीक है, और एलजी जो है यहाँ पे एलजी कैसे काम करेंगे उसका भी इन्होंने यहाँ पे प्रावधान दिया था। एलजी विल एक्ट बाय द एडवाइस गिवन बाय द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एलजी को जो है यहाँ पे कामकाज में मदद करने के लिए चीफ मिनिस्टर जो भी एडवाइस देंगे, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल, उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है यहाँ पे जो भी उनको एडवाइस देंगे उसके अकॉर्डिंग एलजी को यहाँ पे एक्ट करना होगा। ठीक है, तो ये प्रोविजन भी इस एक्ट में की 69 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसमें यहाँ पे ये प्रोविजन भी की गई थी। और इसी एक्ट में ये भी प्रोविजन की गई थी कि जो 10% जो यहाँ पे मेंबर्स है, यहाँ पे 10% जो मेंबर्स है उनको एज अ मिनिस्टर यहाँ पे अपॉइंट किया जा सकता है। 10% मेंबर जो भी होंगे काउंसिल लेजिस्लेटिव असेंबली के, वहाँ पे मिनिस्टर बन सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में उन्होंने 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने,
उस एक्ट में ऐसा प्रावधान किया था 239 ए जो आर्टिकल है उसके अंदर जो भी लॉ बनाए जाएंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल को अमेंडमेंट नहीं है, वो जो है नॉर्मल लॉज वहाँ पे नॉर्मल लॉज की तरह वहाँ पे काम। ठीक है दोस्तों, ये 1956 से 1991 दिल्ली जो थी एक यूनियन टेरिटरी थी। फिर 1991 में क्या था, दिल्ली उसके बाद से दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी ही थी, बट उसमें वहाँ पे उन्होंने एक लेजिस्लेचर का स्थापना किया था। यहाँ पे दिल्ली जो है, दिल्ली में एक तो दिल्ली बन जाती है यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, जहाँ पे यूनियन टेरिटरी को अपना खुद का लेजिस्लेचर है। ऐसे एक दूसरी भी यूनियन टेरिटरी है पौंडीचेरी, जिसको अभी पुदुचेरी नाम से जाना जाता है, उसमें भी वो भी एक यूनियन टेरिटरी है विद लेजिस्लेचर। ठीक है, तो ये सब कुछ ठीक चल रहा था। तो 2015 में क्या हुआ, 2015 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक नोटिफिकेशन इशू किया, और इस नोटिफिकेशन के जरिए यहाँ पे जो सर्विसेज जो रहते हैं ना, दिल्ली के अंदर जो भी सर्विसेज थे, सर्विसेज मतलब जो भी ग्रुप ए ग्रुप बी ऑफिसर्स जो भी थे, जिनको सेंटर की जो सेंटर उन जिनको अपॉइंट करती थी वहाँ पे सेंटर के थ्रू जो भी दिल्ली में आते थे आईएएस ऑफिसर्स या फिर ग्रुप बी ऑफिसर्स, या फिर जो भी दिल्ली में उसके अंदर दिल्ली की जो सिलेक्शन एजेंसी उसके थ्रू भी जो भी अपॉइंट हुए करते थे, जो ग्रुप बी और ग्रुप सी ऑफिसर्स, वहाँ पे उनका कंट्रोल जो है यहाँ पे दिल्ली लेजिस्लेचर से निकाल के उन्होंने दे दिया एलजी को। ये जो फंक्शन है, इनका जो कंट्रोल ऑफ सर्विसेज जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली लेजिस्लेचर से निकाल के उन्होंने दे दिया उनका कंट्रोल लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में। ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है प्रेसिडेंट को एडवाइस करती है कि यहाँ पे ये एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करिए, फिर प्रेसिडेंट के नाम से वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर का अपॉइंटमेंट हो जाता है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट का जो अपॉइंटमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे भी 2015 में क्या हुआ था कि जो सर्विसेज थी, जो आईएएस ऑफिसर या फिर ग्रुप बी ग्रुप ए जो ऑफिसर थे दिल्ली में, उनको उनका जो कंट्रोल था यहाँ पे जो दिल्ली की जो लेजिस्लेचर थी उनसे ट्रांसफ़र करके उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये अधिकार दे दिया। तो अभी कंट्रोल जो सर्विसेज पे वो आ गया लेफ्टिनेंट गवर्नर का, या फिर आप कह सकते हैं कि सेंटर का कंट्रोल आ गया थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, उसके बाद में जो दिल्ली हाई कोर्ट ने 2016 में ये जजमेंट जो है सेंटर गवर्नमेंट के परव्यू में ये जजमेंट दे दिया इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के पक्ष में। तो 2015 में जो भी नोटिफिकेशन निकाला सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसके बाद में दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली हाई कोर्ट में केस डाला। तो दिल्ली हाई कोर्ट जो है ये ऑर्डर उन्होंने होल्ड कर दिया, मतलब उसको वैलिड करार दे दिया कि उन्होंने ऐसे कहा कि दिल्ली जो सर्विसेज जो है ना, यहाँ पे जो सर्विसेज है वो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली और उनके जो एग्जीक्यूटिव मतलब जो चीफ मिनिस्टर या फिर उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनके परव्यू के आउटसाइड है। तो यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने एक तरह से वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया था वो वैलिड करार दे दिया था। फिर उसी सुप्रीम कोर्ट में जब दिल्ली गवर्नमेंट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने इस ऑर्डर चैलेंज किया जजमेंट को, दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को, तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल कर दिया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उनको मस्ट एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट यहाँ पे खारिज कर दिया और उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट के पक्ष में निकाल दे दिया कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है इनको जो है चीफ मिनिस्टर उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है एग्जिस्ट कर रही है दिल्ली में, उनके एड और एडवाइस से ही काम करना है, उनको अपना यहाँ पे खुद का डिसीजन नहीं लेना है। तो जो भी सर्विसेज जो भी चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी उनको सजेशन देंगे रिगार्डिंग द सर्विसेज ऑल्सो फॉर द अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन, so लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज टू फॉलो द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहाँ पे 2019 में फिर से रिव्यू पिटीशन हुई, फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू पिटीशन हुई उसमें जो 2 जज बेंच था उसमें उन्होंने जो सर्विसेज का जो इशू था उसको स्प्लिट जजमेंट दे दिया, मतलब दोनों के ही पक्ष में एक जज ने अलग सेंटर के पक्ष में दिया और एक जज ने दिल्ली गवर्नमेंट के पक्ष में रिजल्ट दे दिया। 2021 में जो यूनियन गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया कि GNCTT एक्ट जो है 1991 उन्होंने अमेंड कर दिया
और उन्होंने जो लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे जो 2021 में यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया, जो 1991 में गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो एक्ट आया था, उस एक्ट को उन्होंने अमेंड कर दिया। और उन्होंने जो एक लिस्ट थी कि लिस्ट जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर को, इस लिस्ट के जो मैटर है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर को रेफर करने होते थे। तो यहाँ पे इन्होंने ये लिस्ट एक्सपांड कर दी। तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो दायरा है उन्होंने यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे बढ़ा दिया। ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, ज़्यादा से ज़्यादा बिल जो है वहाँ पे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो दिल्ली गवर्नमेंट कोई भी एक्शन ले रही थी वहाँ पे, तो वो उनको रोक लगा के वो प्रेसिडेंट को वहाँ पे रेफर कर सकते थे। ये जो कुछ जो बिल्स थे या फिर जो भी मैटर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के परव्यू में डाले, वो मैटर्स वो प्रेसिडेंट को वहाँ पे रिकमेंड कर सकते थे उनका ओपिनियन देने के लिए। ठीक है, तो फिर 2023 के खिलाफ फिर दिल्ली गवर्नमेंट ने केस सुप्रीम कोर्ट में डाला। और सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट के पक्ष में यहाँ पे निर्णय दे दिया। जो सर्विसेज है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्विसेज जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर है, कंट्रोल में है। तो वहाँ पे दिल्ली लेजिस्लेचर का जो परव्यू है वहाँ पे बढ़ गया। तो वहाँ पे फिर 11 मई को ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। और उसके तुरंत बाद ही 19 मई 2023 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक ऑर्डिनेंस लेके आई। आर्टिकल 123 अंडर प्रेसिडेंट को ये पावर है कि वो अगर जब पार्लियामेंट जो वो सेशन में नहीं है तब वहाँ पे ऑर्डिनेंस लेके आ सकती है। ऑर्डिनेंस मतलब वो जो है पार्लियामेंट जब कोई एक्ट पास कराती है उसका ही सेम जो उसका वैल्यू होता है वो वैल्यू ऑर्डिनेंस का भी होता है। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस जो है ऐसे जो भी ऑर्डिनेंस बनते हैं, जब भी ऐसे गवर्नमेंट कोई ऑर्डिनेंस लेके आती है तो उसकी वैलिडिटी जो है 6 मंथ्स रहती है। विद इन 6 मंथ्स के अंदर उनको वो पार्लियामेंट से वो ये जो ऑर्डिनेंस रहते हैं वो पार्लियामेंट में फिर से पारित कराने होते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे 19 मई को ये ऑर्डिनेंस लेके आई। क्या ऑर्डिनेंस था ये? ऑर्डिनेंस में ऐसा मेंशन किया था कि ये जो सर्विसेज है यहाँ पे, ये दिल्ली लेजिस्लेचर से परव्यू से बाहर निकाल के यहाँ पे इन्होंने एक दिल्ली सर्विसेज अथॉरिटी एस्टैब्लिश की थी। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डिनेंस यहाँ पे दिल्ली सर्विसेज अथॉरिटी एस्टैब्लिश की थी। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो 2023 में 19 मई 2023 में जो ऑर्डिनेंस लेके आया था, अभी गवर्नमेंट ने जो बिल जो पेश किया है ना लोकसभा में, 1 अगस्त 2023 को, ये इस ऑर्डिनेंस को रिपील करेगा और उस ऑर्डिनेंस की जगह ये बिल लेगा। ठीक है, तो जो रूल होता है आर्टिकल 123 के अंतर्गत, और ऑर्डिनेंस कोई अगर पेश करता है गवर्नमेंट तो उसको 6 महीने के अंदर पारित करा के लेना होता है पार्लियामेंट पे। गवर्नमेंट ने जो ऑर्डिनेंस वाला 6 मंथ्स के अंदर अगर पास नहीं किया ऑर्डिनेंस, तो ऑर्डिनेंस नल एंड वाइड हो जाता है। इसके लिए पार्लियामेंट से उसका अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए अभी ये ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट ने रिपील कर दिया है और उसकी जगह पे ये वो एक बिल पेश किया है लोकसभा के अंदर। तो अभी करंट पोजीशन क्या है दिल्ली? तो करंटली यहाँ पे जो यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली जो है एक यूनियन टेरिटरी है, ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर एग्जिस्ट कर रहा है। बट यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर है दोस्तों, यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करता है, जिसका नाम है लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो लेफ्टिनेंट प्रेसिडेंट जो है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए दिल्ली गवर्नमेंट को यहाँ पे एडमिनिस्टर कर सकती है। यहाँ पे दिल्ली को एक लेजिस्लेचर भी है, जिस लेजिस्लेचर में लेजिस्लेचर को जहाँ जो उसके जो सदस्य है लेजिस्लेचर में जिसको हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, वो यहाँ पे उनका इलेक्शन कमीशन जो है हमारा इंडिया का, वो कंडक्ट कराता है। और इस इलेक्शन के जरिए ये जो एमएलए है लेजिस्लेटिव असेंबली में चुन के जाते हैं, और इनमें से जिस पार्टी को बहुमत मिलता है वो पार्टी का नेता यहाँ पे सीएम बनता है। और वो जो सीएम यहाँ पे प्रेसिडेंट को जो भी नाम दिए, सीएम जो एडवाइस करता है कि ये लोग मुझे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में चाहिए, उनको वहाँ पे एज अ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे करंटली जो डायरेक्टली इलेक्टेड जो एमएलएज है वो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान रखते हैं। यहाँ पे जो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली है, इनको भी कुछ अधिकार दिए गए थे 1991 का जो एक्ट था उसके अंतर्गत। यहाँ पे जो स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट होते हैं ना, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंस लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट है, इनमें दिल्ली की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो यहाँ पे
लॉज बना सकती है। स्टेट लिस्ट में बस 3 सब्जेक्ट्स छोड़ के पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड 1, 4 एंड 18 ये जो स्टेट लिस्ट में एंट्रीज है, इनके अगेंस्ट दिल्ली की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लॉज नहीं बना सकती। इनके अगेंस्ट जो लॉज बनाना है या फिर इनके ऊपर जो भी कंट्रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होता है। कौन कौन से टॉपिक है यहाँ? पुलिस, तो होम डिपार्टमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होगा। पब्लिक ऑर्डर का भी जो टॉपिक है वो दिल्ली गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल करती, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। और यहाँ पे जो लैंड है, लैंड का जो इशू है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। ठीक है, ये जो है 239A ये जो आर्टिकल है उसके अंतर्गत मेंशन किया हुआ। और दिल्ली गवर्नमेंट को एग्जीक्यूटिव पावर्स भी इन्हीं सब्जेक्ट्स के लिए मिलती है। जो मतलब सीएम और जो मिनिस्टर्स रहेंगे, इनको अगर कोई रूल्स बनाना होगा और जो इनके एडमिनिस्ट्रेशन जो पावर है इन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर लाई करते हैं। जो भी स्टेट लिस्ट के अंदर और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट है इनके ऊपर ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं इन सब्जेक्ट्स के ऊपर, एक्सेप्ट पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड। यहाँ पे जो यहाँ पे एक और बात ध्यान में रख सकते हैं आप, पार्लियामेंट को यहाँ पे पार्लियामेंट जो है स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट है दिल्ली के, उन पर पार्लियामेंट भी यहाँ पे लॉ बना सकती है। तो लोकसभा और राज्यसभा जो पार्लियामेंट है हमारी, इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस पे जो है लॉ बना सकती है। जो दिल्ली की जो असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर वो कोई लॉ बनाती है और वो लॉ अगर पार्लियामेंट के लॉ से अगर मेल नहीं खा रहा है या फिर वो पार्लियामेंट के लॉ से अगर उनके क्लैशेस है, तो पार्लियामेंट का लॉ यहाँ पे वैलिड तौर दिया जाता है, स्टेट का लॉ यहाँ पे नल एंड वॉइड हो जाता है। यहाँ पे देखिए अभी करंट स्ट्रक्चर कैसे है। प्रेसिडेंट जो है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट किसे अपॉइंट करते हैं? यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहाँ पे जो पीपल ऑफ द दिल्लीज है वो क्या करती है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे कि मैंने बताया था, वो एमएलएज इलेक्ट करते हैं, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कंडक्ट करता है। और ये जो इलेक्टेड एमएलए है ये कहाँ पे जाते हैं? दिल्ली लेजिस्लेचर में जाते हैं। तो ये जो एमएलए है, जो भी दिल्ली के लिए लॉज रिक्वायर्ड है, ये एमएलए वहाँ पे दिल्ली स्टेट लेजिस्लेचर में ये लोग लॉज बनाते हैं। और इन्हीं एमएलए में जिस भी पार्टी को यहाँ पे मेजोरिटी मिलती है, वो पार्टी यहाँ पे अपनी सरकार स्थापन करती है और उस पार्टी का वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनता है। तो चीफ मिनिस्टर जो है यहाँ पे अपॉइंटमेंट होता है, प्रेसिडेंट के जरिए अपॉइंटमेंट होता है। और चीफ मिनिस्टर जो भी सजेशन प्रेसिडेंट को देता है, प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी यहाँ पे अपॉइंट की जाती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो है चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है यहाँ पे एमएलएज में से चुन के आ रहे हैं। और ये एमएलए जो है यहाँ पे लोगों ने चुने हुए हैं। और यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ये लोगों में से चुने हुए नहीं है। इसके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम, यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ये सेंटर ने इनको अपॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो इट इज़ नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, इट इज़ अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड द लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है। और अभी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है ना, करंट पोजिशन सिनारियो के अकॉर्डिंग जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द दिल्ली सर्विसेज ऑर्डिनेंस, जो भी सर्विसेज थी वो स्टेट लेजिस्लेचर के अंडर थी। जो भी एग्जीक्यूटिव जो सीएम और उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे उनके अंडर जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी वो काम करती थी। तो इनके ऊपर जो भी ग्रेड ए और ग्रेड बी ऑफिसर जो भी रहेंगे उनको कंट्रोल कर रहे थे ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यहाँ पे क्या था, जो ब्यूरोक्रेसी थी, ब्यूरोक्रेसी जो है यहाँ पे वो जवाबदेह है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहाँ पे जवाब देती स्टेट लेजिस्लेचर को। इन अ वे ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर स्टेट लेजिस्लेचर जो जवाबदेह होते हैं वो लोगों को होते हैं। पीपल इनको चुन के देते हैं तो इनको आंसरेबल होते हैं ये लोगों को। तो अभी डायरेक्टली यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कंट्रोल है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का कंट्रोल। तो यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ना दिल्ली के, तो इनको जो है एडमिनिस्ट्रेटर है जो उनको ऑपरेट करना है विद एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द दिल्ली। तो यहाँ पे दिल्ली की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी मदद से, उनके एड एंड एडवाइस से लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक्ट करना है अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो दिया था 2023 में।
सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है करंटली 2023 में, उसके अकॉर्डिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक्ट करना है विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो उनका यहाँ पे पर्सनल डिस्क्रिशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये जो उनका जो डिस्क्रिशन है, उस डिस्क्रिशन का मतलब है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है दिल्ली के, उनका डिस्क्रिशन होना चाहिए। जो दिल्ली जो 1991 एक्ट था उसमें वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर के पावर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पावर, इन सब का जो ड्यूटीज थे वहाँ पे मेंशन किए गए थे। अभी जो 11 मई 2023 को यहाँ पे जो सेंटर और जो स्टेट है इनके बीच में बहुत बार यहाँ पे जो टसल जो है हुआ है पावर शेयरिंग के लिए। तो दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर दिल्ली गवर्नमेंट और लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है उधर के, उनके बीच में पावर शेयरिंग को लेके वहाँ पे बार बार टसल चलती रहती है। तो 11 मई 2023 को जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बोला था सर्विसेज जो है वहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर रहेंगी और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उनको विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्ट करना है। उनको ऐसा कोई डिस्क्रिशनरी पावर यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। तो दिल्ली गवर्नमेंट के जो पावर्स है वो स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट पर पूरे अधिकार है उनके। वो लोग वहाँ पे लॉ बना सकते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट या फिर दिल्ली स्टेट लेजिस्लेचर। और वो जो एग्जीक्यूटिव्स है वो लोग वहाँ पे उनके जो स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट जो सब्जेक्ट्स है उन पे वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एक्सेप्ट पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड। ये 3 सब्जेक्ट छोड़ के इन दिल्ली स्टेट लेजिस्लेचर को स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट पे पूरे अधिकार है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी यहाँ पे जजमेंट दिया उसमें ऐसे मेंशन। तो यहाँ पे जो 2023 में जो जजमेंट दिया गया वही जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले 2018 में जो जजमेंट दिया था ना, 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है अपने डिस्क्रिशन पे काम नहीं करना है, उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे ही काम करना है। ठीक है, तो वो रीअफर्म किया। तो ये जो जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया 11 मई 2023 को, तो यहाँ पे दिल्ली ऑर्डिनेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे ऑर्डिनेंस लेके आई 2023 में, मई 2023 में। और ये जो ऑर्डिनेंस है यहाँ पे अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है और उसके हियरिंग जो है अभी चल रहे हैं। करंटली जो है लोकसभा में गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ बिल 2023 जो है लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया और 4 अगस्त 2023 को ये बिल लोकसभा में पारित हो चुका है। और ये जो बिल है करंटली रिपील कर रहा है करंट जो ऑर्डिनेंस है और उसकी जगह पे ये बिल आ रहा है विद सम चेंजेस इन द ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो ये बिल जो है एग्जैक्टली क्या कह रहा है? तो बिल के तहत जो है दिल्ली में एक नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज, दिल्ली में एक नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी होगी। और इस अथॉरिटी का काम क्या होगा? इस अथॉरिटी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिकमेंडेशंस देगी। किस टॉपिक पे रिकमेंडेशन देगी? यहाँ पे जो सर्विसेज है ना दिल्ली के अंदर, जो भी सर्विसेज है दिल्ली और डैनिक्स के जो भी सर्विसेज है, उनके जो ट्रांसफर्स और पोस्टिंग जो होंगे, ग्रुप ए और ग्रुप बी ऑफिसर्स जो भी होंगे दिल्ली के अंदर, उनके ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स, मैटर्स रिलेटेड टू द विजिलेंस अगर उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी है उसके जो मैटर्स है, ये जो कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी जो बनेगी वो ये मैटर्स देखेंगी और रिकमेंडेशन देगी। फिर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगर किसी ग्रेड ए और ग्रुप बी और ग्रुप ए ऑफिसर्स के खिलाफ है, या फिर प्रोसिक्यूशन सैंक्शंस है ग्रुप ए ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, या फिर डैनिक्स मतलब दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली के जो एडमिनिस्ट्रेटर मतलब जो भी ग्रुप ए और ग्रुप बी ऑफिसर्स रहते हैं उनको डैनिक्स में कहा जाता है। ठीक है, तो इनके ऊपर जो भी ये ट्रांसफर और पोस्टिंग के रिलेटेड मामले हैं, मैटर्स रिलेटेड विजिलेंस, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स और प्रोसिक्यूशन सैंक्शन जो भी होंगे ग्रुप ए ऑफिस, ये जो है अथॉरिटी देखेगी। ठीक है, ये इनके मामले अथॉरिटी के तहत सॉल्व किए जाएंगे। और सॉल्व मतलब अथॉरिटी ये मामले देखेंगी और इनके जो रिकमेंडेशन होंगे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को वहाँ पे दिए जाएंगे। अथॉरिटी में एग्जैक्टली कौन कौन है? ये जो अथॉरिटी है क्या है? नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी। तो ये जो अथॉरिटी में है 3 मेंबर्स है। 1 है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, फिर है प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो ये 3 मेंबर है। ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी और प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी ये जो मेंबर्स है वो अपॉइंट किए गए होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड रहते हैं दिल्ली में। और सीएम जो है
दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जो है वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर जो एमएलए है लोगों के द्वारा चुन के हुए आए हुए वो सीएम इसके मेंबर रहते हैं। तो यहाँ पे 3 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और ये जो 3 मेंबर है इनको अगर अपनी मीटिंग्स कंडक्ट करानी है तो इनके लिए कोरम जो है एटलीस्ट 2 मेंबर वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए। जो डिसीजन है ना इस नेशनल सिविल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी में डिसीजन है वो मेजोरिटी से लिया जाएगा। मतलब मेजोरिटी यहाँ पे अगर 3 लोगों की कमिटी है तो उसमें मेजोरिटी कितनी होगी, 2 की मेजोरिटी होगी, ठीक है। तो 2 लोग अगर बोलेंगे कि ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए तो वो डिसीजन उस साइड में चला जाएगा। तो 2 लोग जो बोल रहे हैं वो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी और प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी जो है चीफ मिनिस्टर को आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेजर कंसर्न है इस बिल का। यहाँ पे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी और प्रिंसिपल होम इस बिल को इनमें से जो भी सर्विसेज से रिलेटेड जो भी रहेंगे यहाँ पे आउट कर। और यहाँ पे जब ये रिकमेंडेशन जब लेफ्टिनेंट गवर्नर को देंगे ना, ये जो नेशनल सिविल सर्विसेज कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी जब लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिकमेंडेशन देंगे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर इनको रिकंसिडर करने के लिए कह सकता है जो इन्होंने रिकमेंडेशन दिए हैं। और अगर दोनों के लेफ्टिनेंट गवर्नर और जो अथॉरिटी है इनके बीच में अगर कोई मतभेद है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो डिसीजन है यहाँ पे फाइनल रहेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर इज हैविंग फाइनल से इन दिस मैटर्स। तो यहाँ पे अल्टीमेट अथॉरिटी यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर की बन जाती है। अगर चीफ मिनिस्टर और ये लोग अगर कोई भी रिकमेंडेशन देते हैं तो रिकंसिडर करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर कह सकते हैं। और अगर मतभेद बन जाते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर अथॉरिटी के बीच में तो लेफ्टिनेंट गवर्नर अपना डिसीजन यहाँ पे फाइनल डिसीजन ले सकते। अभी यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी कुछ पावर्स दिए गए हैं। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ना दिल्ली की, जो दिल्ली लेजिस्लेटिव की असेंबली जो है उसके आउटसाइड जो भी मैटर रहेंगे उसके जो पावर है वो उन्होंने दिए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को। जनरली क्या रहता है कि जो आउटसाइड लेजिस्लेटिव असेंबली के जो पावर रहते हैं वो जनरली दिए जाते हैं, ठीक है, चीफ मिनिस्टर या फिर उनके जो एग्जीक्यूटिव मशीनरी है ना चीफ मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को दिए जाते हैं। बट यहाँ पे मैटर्स आउटसाइड द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ दिल्ली लेजिस्लेटिव किसको पावर दिए जा रहे हैं, यहाँ पे पावर जो है यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर को यहाँ पे पावर दिए जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो मैटर्स वेयर ही इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन और एक्सरसाइज एनी जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल फंक्शन। लेफ्टिनेंट गवर्नर को कुछ लॉज के अकॉर्डिंग अपने डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे काम करना पड़ता है, खुद का डिसीजन लेना पड़ता है। तो वहाँ पे भी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है अपने डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है पहले जो डिस्क्रिशन जिस जगह बिल में मेंशन किया था 1991 एक्ट में जिस जगह पे जो गवर्नर का डिस्क्रिशन मेंशन किया है उसको अभी वहाँ पे चेंज किया गया है सोल डिस्क्रिशन वर्ड जो है यहाँ पे रिप्लेस किया गया है सोल डिस्क्रिशन ऑफ द लेफ्ट। तो यहाँ पे जो सोल डिस्क्रिशन है उसका मतलब यहाँ पे क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है बिल में। तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक इशू है इसमें। अभी यहाँ पे मिनिस्टर जो है इस बिल के अकॉर्डिंग मिनिस्टर जो है अपने डिपार्टमेंट के जो इश्यूज है उसके रिगार्डिंग वहाँ पे वो लोग स्टैंडिंग ऑर्डर्स इशू कर सकते हैं। मिनिस्टर जो है अपने डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग जो भी इश्यूज है उसके रिगार्डिंग कुछ स्टैंडिंग ऑर्डर्स प्रोसीजर्स इशू कर सकते। और कुछ इश्यूज जो रहेंगे उसके रिगार्डिंग अगर मिनिस्टर जो है वो उनको अगर स्टैंडिंग ऑर्डर इश्यूज करने हैं तो वो इन कंसल्टेशन विद द उनको कंसर्न डिपार्टमेंट सेक्रेटरी जो है उनके उनसे कंसल्टेशन करके उनको यहाँ पे स्टैंडिंग ऑर्डर्स इशू करनी पड़ेगी। और सर्टन मैटर जो है ना सर्टन मैटर्स मस्ट बी सबमिटेड टू द एलजी थ्रू द चीफ मिनिस्टर एंड द चीफ सेक्रेटरी, ठीक है। यहाँ पे जो कुछ मैटर जो है मिनिस्टर्स के वो जो है मिनिस्टर जो रहेंगे उनके जो कुछ मैटर्स है वो सर्टन मैटर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को रेफर किए जाएंगे रिकमेंड किए जाएंगे थ्रू चीफ मिनिस्टर एंड चीफ सेक्रेटरी फॉर हिज ओपिनियन ऑन द इशू, ठीक है। और ये कौन से प्रपोजल है, ये ऐसे कौन से प्रपोजल जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिकमेंड किए जाएंगे जिस प्रपोजल में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ दिल्ली जो अफेक्ट की जाएगी या फिर रिलेशन बिटवीन जो दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर कुछ अफेक्ट हो रही है, रिलेशनशिप बिटवीन दिल्ली गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अफेक्ट हो रही है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के और रिलेशनशिप बिटवीन दिल्ली गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और अदर स्टेट गवर्नमेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट
ये जो रिलेशन, अगर रिलेशन के रिगार्डिंग कोई मैटर है तो वो उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर को वहाँ पे रिकमेंड करना पड़ेगा। या फिर समनिंग और प्रोरोगेशन ऑफ द प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन जो भी असेंबली का होगा ना, इसके रिगार्डिंग समनिंग, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन, जो असेंबली जो समन करते हैं, असेंबली में जो मतलब अधिवेशन जो बुलाते हैं असेंबली का, या फिर अधिवेशन उसको वहाँ पे डिसॉल्व करते हैं अधिवेशन के बाद, तो ये जो मैटर्स है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को यहाँ पे रिकमेंड करने पड़ेंगे मिनिस्टर को। और यहाँ पे मैटर्स ऑन विच एलजी इज टू गिव एन ऑर्डर इन हिज सोल डिस्क्रिशन, जहाँ पे एलजी को अपने सोल डिस्क्रिशन के अंदर अगर कोई डिसीजन देना है, ऐसे भी मैटर्स जो है उनको रिकमेंड करने पड़ेंगे। और एलजी के जो भी ऑफिस रहेंगे उसके रिगार्डिंग भी अगर कोई पावर डिसीजन लेना है, उसके उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग भी अगर कोई डिसीजन लेना है, तो वो भी मैटर उनको एलजी के ऑफिस को वहाँ पे रिकमेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, तो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ द दिल्ली को अगर जो डिसीजन यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है वो वहाँ पे रिकमेंड, ठीक है। और ये जो सेक्रेटरीज जो रहते हैं ना, हर एक डिपार्टमेंट जो रहेगा दिल्ली के अंदर उसके एक सेक्रेटरीज रहेंगे, और इनको सेक्रेटरीज को यहाँ पे कुछ ड्यूटीज दिए गई है। तो इन सेक्रेटरीज को, कंसर्न डिपार्टमेंट को ड्यूटीज क्या दी गई है, ऐसे कोई भी मैटर अगर उनके नज़र में आते हैं जो ऊपर दिए हुए जो मैंने अभी प्रपोजल बताए उनके तहत अगर काम नहीं हो रहा है, या फिर उनसे हटके है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, मतलब या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कंट्रोवर्सी विद द सेंट्रल गवर्नमेंट है के लॉ के अगेंस्ट, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी कोई रूल्स है उसके अगर कंट्रोवर्सी के उसके अगेंस्ट अगर कोई रूल बन रहा है, तो ऐसा कोई भी अगर कंट्रोवर्शियल अगर मैटर है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर एनी स्टेट गवर्नमेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, इनके अगेंस्ट अगर कोई भी कंट्रोवर्शियल मैटर अगर वहाँ पे डिसीजन लिया जा रहा है, तो डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी है उनका ये काम होगा कि ये जो मैटर है लिखित में लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिकमेंड किया जाए, या फिर उनको राइटिंग में बता दिया जाए, उनके नज़र में लाया। और ये जो मैटर है टू द एलजी थ्रू चीफ मिनिस्टर और थ्रू चीफ सेक्रेटरी के ज़रिए वो एलजी को वहाँ पे रिकमेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एडिशनल ड्यूटीज़ दी है सेक्रेटरी। तो इस बिल के ज़रिए यहाँ पे क्या चेंजेस हो रही है, प्रेसिडेंट जो है वो तो सेम ही है कि ऑन द एडा एंड एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ये कैसे चुन के दिल्ली असेंबली में जाते हैं हमने देखा था, इनको जो प्रेसिडेंट है अपॉइंट करते हैं आफ्टर द इलेक्शन, ठीक है, जिसका भी मेजोरिटी होगा जिस पार्टी का, उनका वहाँ पे चीफ मिनिस्टर वहाँ पे चुना। अभी इस लॉ के तहत क्या हो रहा है, यहाँ पे जो सर्विसेज थी ना दोस्तों, सर्विसेज जो थी अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, वो सर्विसेज जो थी दिल्ली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर दिल्ली की जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, एग्जीक्यूटिव मशीनरी है, उनके अंडर यहाँ पे ये सर्विसेज थी। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे एक दिल्ली सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, ये जो है सर्विसेज के रिगार्डिंग जो भी मामले रहेंगे, ट्रांसफर, पोस्टिंग, विजिलेंस, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, प्रोसिक्यूशंस, ये जो मैटर रहेंगे ये दिल्ली सिविल सर्विसेज अथॉरिटी यहाँ पे देखेंगे। और उनके मेंबर रहेंगे सीएम, प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी और सेक्रेटरी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर जो है जो कि एग्जीक्यूटिव के पास से जो पावर था वो यहाँ पे ट्रांसफर किया गया है दिल्ली सिविल सर्विसेज अथॉरिटी के पास। और ये जो पावर है इनका जो डिसीजन जो है मेजोरिटी से होगा, और एलजी जो है यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है यहाँ पे डिसीजन ओवरटर्न कर सकते हैं इस दिल्ली सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का। तो अल्टीमेटली पावर यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास चला जाता है। और यहाँ पे हमने बता दिया था, मैंने अभी बताया था, जो कोई भी मिनिस्टर है यहाँ पे अपने जो अंडर जो एडमिनिस्ट्रेशन जो सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग कोई भी स्टैंडिंग ऑर्डर इशू कर सकता है, बट सर्टन स्टैंडिंग ऑर्डर जो है वो उनको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी जो है उनके कंसल्टेशन से लेना पड़ेगा, मतलब ब्यूरोक्रेसी के कंसल्टेशन से यहाँ पे उनको स्टैंडिंग ऑर्डर बनाने पड़ेंगे। और कुछ जो स्टैंडिंग ऑर्डर है यहाँ पे उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिकमेंड करने पड़ेंगे, जो मैंने सब्जेक्ट यहाँ पे पहले बता दिए थे। तो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, ट्रांसफर, रिकमेंडेशन, ये दिल्ली सिविल सर्विसेज अथॉरिटी के अंडर चला गया। ये पहले
चीफ मिनिस्टर और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी थे ये इनके अंडर सब्जेक्ट थे, बट अभी दिल्ली सिविल सर्विसेज अथॉरिटी के अंडर ये सब्जेक्ट चले गए, अथॉरिटी के अंदर चले गए। तो यहाँ पे अल्टीमेट कंट्रोल इन पे होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर का, जो कि पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का यहाँ पे कंट्रोल होता था। पहले जो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पे जो कंट्रोल रखते थे, अभी उनके पास उनके अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, ट्रांसफर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द डीसी। तो यहाँ पे ये जो अथॉरिटीज़ है, यहाँ पे दिल्ली सिविल सर्विसेज अथॉरिटी या फिर नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी को ट्रांसफ़र कर दिया गया है, ठीक है। और एलजी जो है इनको अल्टीमेटली यहाँ पे वेटो पावर दे दी गई है, वेटो पावर भी है, और वो यहाँ पे डिसीजन उनका चेंज कर सकते हैं। तो अल्टीमेट अथॉरिटी जो है यहाँ पे सर्विसेज को कंट्रोल करने की बन जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, ओके। तो अभी कंट्रोवर्सी में क्यों है ये, दिल्ली गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये जो है कंट्रोवर्सी में इसलिए है कि अपोजिशन जो है, अपोजिशन कह रहे हैं कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है उनका जो कंट्रोल है यहाँ पे सर्विसेज से निकाला जा रहा है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है, फेडरल स्ट्रक्चर, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है। बट यहाँ पे एक और रूल है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रिगार्डिंग दिल्ली can make any law regarding the administration of the Delhi, ठीक है। एक और प्रॉब्लम है, जो ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी जो होता था ना, जो 2023 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, यहाँ पे जो सिविल सर्विसेज जो थे वो अकाउंटेबल रहते थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंटेड रहते थे स्टेट लेजिस्लेचर को, और सिविल सर्विसेज जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहते थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहते थे स्टेट लेजिस्लेचर को, और स्टेट लेजिस्लेचर जो है अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल रहते थे इलेक्टोरेट ऑफ दिल्ली और पीपल ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, ये जो चैन है ना, सिविल सर्विसेज जो है वो रिस्पॉन्सिबल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो अल्टीमेट कंट्रोल है इनका प्रमोशन, पोस्टिंग, ट्रांसफर, विजिलेंस, जो भी मैटर रहेगा इनका अल्टीमेट जो डिसीजन है लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर रहेगा, ठीक है। तो ये जो चेन है अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे वैनिश हो रही है। तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कंट्रोल है, वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, ये अभी आने वाले समय में देखना होगा। और एक और यहाँ पे चेंज कर दिया है कि एलजी जो है, एलजी मे नॉट बी बाउंड टू द एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। तो एलजी की यहाँ पे पावर जो है इंक्रीज की गई है। डिफरेंस ऑफ द अगर ओपिनियन रहेगा तो एलजी जो है यहाँ पे अपने डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यहाँ पे जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे एक्ट करते थे, बट अभी वो उनको बाउंडेशन नहीं है एड एंड एडवाइस इस लॉ के अकॉर्डिंग काम करना, ठीक है। तो यहाँ पे एलजी जो है, और एक चेंज यहाँ पे किया गया है, जो चीफ मिनिस्टर है या फिर कोई भी मिनिस्टर है, उनको यहाँ पे जो हाउस को समन करने का, प्रीरोगेशन करने का या फिर डिसॉल्व करने का पावर था पहले, बट अभी ये पावर जो है इस एक्ट के तहत एलजी को दिया गया है। तो कोई भी मिनिस्टर यहाँ पे अगर चीफ मिनिस्टर चाहे भी तो असेंबली यहाँ पे कन्वेन नहीं कर सकते। और सर्टन मैटर जो है इस बिल में अनक्लियर है, जैसे कि सोल डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द एलजी को अगर कोई भी मैटर रेफर करना होगा, उसमें क्लैरिटी नहीं है कि कौन से एग्जैक्टली मैटर्स रेफर करने हैं, तो उसको लेके यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम मतलब कि तो यहाँ पे जो एलजी का स्कोप है वहाँ पे वाइड हो सकता है। तो हर एक मैटर यहाँ पे एलजी के थ्रू ही, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उनके थ्रू ही पास हो सकता है। एलजी कह सकते हैं कि सारे मैटर मेरे पास आ जाए, तो यहाँ पे स्कोप जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर का बढ़ सकता है, उनका जो पावर है यहाँ पे बढ़ सकता है। और इस बिल में एक और प्रोविजन की गई है कि एलजी के स्कोप में अगर कोई मैटर है कि नहीं, वो भी डिसाइड करने का अधिकार जो है एलजी का ही है। एलजी जो भी डिसीजन लेंगे वो फाइनल डिसीजन होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सारा जो चेंजेस है इस एक्ट के तहत होंगे। तो बहुत ही कंट्रोवर्सी में अपोजिशन के मैंने आपको बताया ये पॉइंट्स की उनके कंट्रोवर्सी के रिगार्ड अपोजिशन का क्यों अपोज है। और गवर्नमेंट का ये कहना है कि दिल्ली जो है
नेशनल कैपिटल टेरिटरी उसको रूल करने के लिए यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट्स है, इंटरनेशनल और नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूट यहाँ पे लोकेट है, तो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है अच्छा होना चाहिए। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए ये लॉ हम लेके आ रहे हैं, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। तो आप मुझे बताइए नीचे आपका क्या कहना है इस बिल के रिगार्डिंग, और कैसा लगा मेरा वीडियो, कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट में बताइए, और मेरा वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।